बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं आज 5 बजे यानी शाम 5 बजे जो आज गुफ्कार डिक्लेरेशन की मीटिंग होने वाली है, इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी मुद्दत के बाद आज इस मीटिंग को तलब किया गया है और जितने भी मेंबरान जो पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन के हैं उन्हें आज मदऊ किया गया है। और इसी PAGD के मोहम्मद मुजफ्फर शाह इस वक्त हमारे साथ है, जो कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, आपका खैर मकदम है। इब्तिदान आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी मुद्दत के बाद आज इस मीटिंग को बुलाया गया है, आज इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? देखिए, इस मीटिंग के बारे में हमें भी इतला कोई 1-2 घंटे पहले मिली है PAGD कोऑर्डिनेशन की तरफ से जी। तो हमें कहा गया है कि आज महबूबा मुफ्ती जी की रिहाइशगाह पर हम लोग 5 बजे मिलेंगे। सो एज मेंबर्स ऑफ द कोर कमिटी ऑफ द PAGD विल गो देयर एट, हम 5 बजे वहाँ जाएंगे। लीडरशिप ने बुलाया है, डॉक्टर साहब होंगे वहाँ पे खुद। और महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस पे मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन क्या आपके साथ एजेंडा शेयर नहीं किया गया? आपको नहीं बताया गया कि इस एजेंडे पर बात करनी है? मीटिंग के बाद आपसे भरपूर बात होगी, वहाँ पे जो भी एजेंडा होगा उसके बारे में गौर किया जाएगा और मीटिंग के बाद में PAGD की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बात की जाएगी, ज़रूर बात की जाएगी। और शाह साहब, ये मीटिंग तब बुलाई जा रही है जब ये स्पेकुलेशंस है, जब ये अफवाहें गश्त कर रही हैं कि अब एक बार फिर से बाइफरकेशन हो सकती है कश्मीर की। तो इस तराजुर में क्या आज इस मीटिंग में कोई गुफ्तशनीद हो सकती है या आपकी जानब से कोई पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रखा जा सकता है? ज़रूर उठाया जाएगा, ज़रूर होगा, मैं भी उठाऊंगा। क्योंकि एक ब्लंडर कश्मीर के साथ 9 अगस्त 1953 में हुआ, दूसरा ब्लंडर 5 अगस्त 2019 में हुआ है। अभी तक उन ब्लंडर से हम लोग संभले नहीं। और आज इस वक्त कोविड का कहत है, चारों तरफ से मारामारी है, कहर है कोविड का। हमें उम्मीद है पूरी कि इस वक्त हमारी मरकजी सरकार भी, हमारी स्टेट की सरकार भी पूरा इस वक्त अटेंशन उनका है कोविड की तरफ को, कि किस तरह से लोगों को बचाया जाए, किस तरह से आइंदा अगर अगस्त या सितंबर में खदशा है, अल्लाह ना करे कि दोबारा एक और वेव आने वाली है, उस पर किस तरह से निपटा जाए। मुझे लगता है उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और यहाँ की सरकार। क्या शाह साहब को बजाते खुद, जब मैं आपके ज़ात की बात करता हूँ, आपके पार्टी का जिक्र करता हूँ, तो क्या आपको भी ये खदशात हैं कि कुछ कश्मीर के अंदर हलचल चल रही है जिस पर शायद कोई फैसला लिया जा सकता है नई दिल्ली की जानब से? क्या आपके अंदर भी ये खदशात हैं? जी नहीं, मेरे अंदर ये खदशात नहीं। ज़ाती तौर में आपसे कह रहा हूँ, मुझ में कोई खदशात नहीं। और अगर खुदा न खास्ता वो इस तरह कुछ करना चाहेंगे तो बहुत ही गलत चीज़ होगा, बहुत ही गलत चीज़ होगा स्टेट के लिए, मुल्क के लिए, पूरी सब कॉन्टिनेंट के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर होगा तो उसको जिस तरह से आज तक हमारे पुरखों ने फेस किया है, हम लोगों ने फेस किया है, हम सब फेस करेंगे उसको, कोई बात नहीं। 5 अगस्त का फैसला भी आप फेस कर रहे हैं कि काफ़ी मुद्दत के बाद, मुझे लगता है कि 4-5 महीने के बाद ये PAGD की मीटिंग बुलाई गई है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की अहमियत PAGD इस पर रख रही है। ज़रूर आजकल के हालातों पर कड़ी निगाह रख रही हुई है PAGD। डॉक्टर फारूक साहब निगाह रखे हुए हैं और वो चूँकि कोविड के मामले में वो भी मुलव्वस थे। और यहाँ लोगों का एतमाद आपको नहीं लग रहा कि कम हो रहा है? क्योंकि लोग यही समझ रहे हैं कि शायद जिस नवियत से जो गुप्तशीद होनी चाहिए थी, जो सिफारिशात वहाँ से आनी चाहिए थी, जो एडवाइजरीज वहाँ से आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। PAGD एक डिफंक्ट फॉर्म लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बात मैं आपको कहूँ, जिस चीज़ के लिए PAGD कायम हुआ है जी, उसमें जम्मू से भी वाबस्तगी है भरपूर, करगिल और लद्दाख से भी वाबस्तगी है, कश्मीर से तो है ही है। जो PAGD का एजेंडा है जिसके लिए वो बना है, उस पर वो बाज़ाब्ता तौर, एटलीस्ट मैं, हम सब उस पर बाज़ाब्ता तौर कायम है। नो कंप्रोमाइज पर तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। पेशरफ्त नजर आएगी, जरूर आएगी। अब भाई, अभी अल्लाह करे कि सब लोग इस कोविड की मुसीबत से निकल पाए। हम सब उसके शिकार हुए हैं, कोई ना कोई घर में शिकार हुआ है, फैमिली शिकार हुई है। तो बहुत टाइम के बाद आज ये कोशिश हो रही है फिर से मिलने की। तो देखेंगे क्या मीटिंग में रहेगा,
इसका शाह साहब, जो पेशरफ की तवक्को आपको है वो आपको नई दिल्ली सरकार से हैं या कि फिर ऑनरेबल कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ज़बरदस्त हमको, मैं इस बात की आपको, क्योंकि मैं बजाते खुद वहां पर रहता हूं जी, सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू डिसाइड ऑन 370 एंड 35A, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है दे विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। आखिर पर जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ ज़राए के हवाले से ये खबरें भी अब आने लगी हैं कि शायद जो आज की मीटिंग होगी उसमें आने वाले इलेक्शंस जो है वो आज मौजूद बहस रह सकते हैं। तो शाह साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा यूटी में इलेक्शन लड़ना, और साथ ही साथ जब आर्टिकल 370 नहीं है, नया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है और नए कवानीन हैं, तो उसके अंदर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? आप सिर्फ 2 घंटे आपसे जानना चाहेंगे। हांजुरी साहब, आप 2 घंटा इंतजार कीजिए, 5 बजे हमारी मीटिंग है, 1-8 घंटा चलेगी। यू विल एग्जैक्टली नो उसमें क्या क्या डिस्कशन होंगे। हम आपको भरपूर उसकी अपने आवाम को पूरा बाखबर करेंगे उससे। चले शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये थे मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहब, जो कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर है, और उनका मानना है कि इंतजार 5 बजे का ही होगा और उससे पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बल्कि इनका ये भी मानना है कि एजेंडा भी अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि मीटिंग तो बुलाई गई है लेकिन एजेंडा अभी तय नहीं हुआ है। मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर में बात करते हैं खनमू में वाक़ा जो DRDO की जानब से हॉस्टल बनाया गया। आज उसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने किया। मनोहर सिन्हा के हमरा श्रीनगर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि फारूक अब्दुल्ला बहुत मुद्दत के बाद किसी डेवलपमेंटल काम का इफ्तिताह करने के मौके पर मौजूद दिखे, और उनके साथ साथ इंतजामिया, सूबाई इंतजामिया से वाबस्ता दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। आपको याद दिला दें कि इससे पहले ये हॉस्पिटल बडगाम के अंदर तामीर करना था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इससे फिर खनमू लाया गया। और खनमू में 500 बेड वाले इस हॉस्पिटल में 142 जो ICU वार्ड्स होंगे, यानी ICU बेड्स होंगे जो मखसूस रखे गए हैं। यानी इसमें 21 ऐसे बेड होंगे जो सिर्फ बच्चों के लिए मखसूस होंगे, और जो बाकी बुजुर्ग होंगे या बाकी एल्डर्स होंगे उनके लिए भी 121 बेडों का इंतजाम रखा गया है। इस तरह से अपनी नवीयत का एक बड़ा प्रोजेक्ट जिससे फौज की जानब से यहाँ पर तामीर किया गया, और माना जा रहा है कि PM केयर्स फंड से भी इस पर जो रकूमात है वो यहाँ पर खर्च की जा चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर इससे एक बड़ा ढांचा हेल्थ सेक्टर के अंदर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि जब कोविड की लहर शुरू हो गई तो उसके बाद जो सेहत का बुनियादी ढांचा है उसको खड़ा करना या उसको मजबूत बनाना वक्त की अहम जरूरत थी। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ माहिरीन या मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान की जानब से ये पहले ही पेशन गोई की गई है कि तीसरी वेव कोविड की बहुत खतरनाक हो सकती है, और उसका मुकाबला करने के लिए सेहत का बुनियादी ढांचा मजबूत से मजबूत तर करना वक्त की अहम जरूरत होगी। उसी के पेश नज़र इस हॉस्पिटल की भी बुनियाद यहाँ पर डाली गई है, और बाज़ाब्ता तौर पर अब ये हॉस्पिटल इस इलाके में, खनमू इलाके में आम बीमारों के लिए वक्त किया गया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज इस अस्पताल की अहमियत बयान की है। लेकिन साथ ही साथ जब मीडिया नुमाइंदों ने उनसे ये पूछा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये अफवाहें गश्त कर रही हैं कि अब रीऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से हो जाएगी और उसके बाद साउथ कश्मीर को जम्मू के साथ मिलाया जाएगा, उस मौके पर उस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल कम अल्फाजों में ही कहा कि उन्हें इस बारे में मालूमात ही नहीं है। देखिए, अल्लाह से तो पहले मांगिए कि बीमारी इतना न फैले कि हमें इसका इस्तेमाल करना पड़े। मगर बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक नया अस्पताल बना है कि अगर थर्ड वेव आई तो ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। सर, DRDO ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर, अफवाहें बहुत चल रही है, जम्मू अलग होगा, कश्मीर अलग होगा, तो क्या उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। चलिए नाज़रीन, इस इनॉग्रेशन पर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी काफ़ी मुद्दत के बाद नजर आए, और साथ ही साथ जो सूबाई इंतजामिया और जो यूटी इंतजामिया है उनके आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन यह हॉस्पिटल कुछ दिनों के अंदर ही मुकम्मल हुआ इसकी तामीर। लेकिन गटीपुरा शोपियां का हॉस्पिटल भी है
जो PHC हॉस्पिटल है, लेकिन इसकी बुनियाद साल 2010 में डाली गई थी, लेकिन आज लगभग 11 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसकी तामीर तशनीह तकमील है। मकामी आबादी काफ़ी परेशान है। लोग कहते हैं कि एक हॉस्पिटल जो 500 बेड वाला है कुछ ही दिनों के अंदर तामीर हो पा रहा है, और दूसरा ये हॉस्पिटल जो शोपियां के दूर दराज इलाके में है और अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि ये इंजीनियरों की प्रॉब्लम है या सरकार की, या किस सरकार की तवज्जुही की, क्योंकि सरकार ने शायद इस इलाके को पिछड़ा हुआ समझा है और उसके साथ साथ फार फ्लंग एरिया समझा हुआ है, और यहाँ के लोगों की शायद वो तरजीह नहीं है, और यही वजह है कि शायद इनकी तरफ कम तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस हॉस्पिटल की तामीर फौरन से पेशतर मुकम्मल की जाए। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इस हॉस्पिटल की तामीर में जो अभी तक काम हुआ है उसमें भी गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल हुआ है। जो काम आज तक हुआ है वो भी अब काफ़ी नुकसानदेह नज़र आ रहा है। मकामी लोगों ने मजीद क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। अस वो 2010 मज लग हस्पतालस कम 13 मज नुक त्रत 13 पे गए वारिया निश, मगर ये मान गोड़ो सोन कहें। तम पे लज 2010 मज कम 2010 मज ठेकेदार आव तम लज पन काम कर तम गोत ठेकेदार तम लाज टॉल वॉल तो कर तम पन काम कम्प्लीट। तम पे त्रोक ब्या ठेकेदार तमिस कम कर सो इनकम्प्लीट वन तथ मज वो मुलाजमन तस दोक अम कर 2 नंबर कम मे बासन तिमन तो सोन ओन की तथ मज हावो ते पाइप ये पत्थर तम पाइप फुटराय तम सात हो तमिस तकरीबन वन तिमन वही लट सह ठेकेदार काज गुंड साइड तमिस ये सोन कहें। तकरीबन ये मज वनकन 30 गांव तकरीबन आबादी वनकन 30,000 वारिया पे पुलवाम डिस्ट्रिक्ट हस्पताल गसन नत श्रीनगर ये कहन फैसलिटी सोनिस वनकन NTPSC चलान तत स्टाफ लेडी डॉक्टर हालांकि बे गोस पाने तौर रात मेरी मतलब पन खानदारी तोतन तत कहन डॉक्टर न बी क्या तत सही नफर खाली ड्यूटी मे दोप तिमन इंजेक्शन करो तुम इंजेक्शन मान तमो दोप अस नसा आर्डर हेकन कर। इधर पट्टन का ट्रॉमा हॉस्पिटल उसको मैटरनिटी हॉस्पिटल यानी जनाना हॉस्पिटल के लिए मखसूस रखा गया है, और यहाँ पर अब जो दर्द ज़हन में मुब्तला ख़वातीन होती हैं उन्हीं का इलाज मुआलजा यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है और ना ही कोई वार्ड है। यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं या उनके जो यहाँ पर अटेंडेंट्स हैं उनकी जानब से यही शिकायत की जा रही है कि जब किसी बच्चे में कोई तकलीफ होती है और उन्हें डॉक्टर के मुलाहजे की ज़रूरत होती है तो उन्हें GB पंत हॉस्पिटल रवाना किया जाता है। यानी पट्टन से GB पंत हॉस्पिटल का एक बड़ा फासला है और इस दौरान खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा किसी बच्चे के साथ हो सकता है। तो इस तरह से मकामी आबादी और ख़ासतौर पर जो यहाँ पर लोग अभी ज़ेर इलाज है उनकी जानिब से सरकार को अपील है कि यहाँ पर बच्चों के लिए भी एक शोबा जो है उसका क़याम अमल में लाया जाए ताकि बच्चों का ट्रीटमेंट सही वक्त पर हो जाए और बच्चों की जिंदगियों को भी बचाया जा सके। न सिर्फ इतना बल्कि आम लोगों को भी राहत फराहम की जा सके। ये जो पटन का ट्रॉमा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने इसको 24/7 मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया है। जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है चाहे सोपुर के, टंगमर्ग या कुंजर के, उनको पटन हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है, यहाँ इनकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात है, डॉक्टर सुहेल नायक जो यहाँ पे कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन थे उसकी प्रमोशन हो गई एज लेक्चरर मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। तब से पटन में कोई भी पेडियाट्रिशियन तैनात नहीं है, न कोई मेडिकल ऑफिसर जिसने MD पेडियाट्रिक्स किया है वो यहाँ पे है। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको रेफ़र किया जाता है श्रीनगर GB पंत हॉस्पिटल। गवर्नमेंट को चाहिए या यहाँ पे ये मैटरनिटी हॉस्पिटल को उसको बंद कीजिए या यहाँ पे पेडियाट्रिशियन को अवेलेबल करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम है बच्चों की। आपने खुद देखा यहाँ पे कितनी डिलीवरीज हुई है, लगभग पिछले महीने 150 डिलीवरीज हुई है, और जिनमें कितने भी बच्चे बीमार हुए हैं उनको रेफर किया जाता है। इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा जो आज तक कोविड हॉस्पिटल था, अब बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर जनरल सर्विसेज भी शुरू की गई है, यानी अब यहाँ पर OPD सर्विसेज शुरू हो गई है और बाज़ाब्ता तौर पर अब यह हॉस्पिटल आउटडोर पेशेंट्स के लिए भी खुला रहेगा। इससे पहले ये हॉस्पिटल बिल्कुल मखसूस कोविड पेशेंट्स के लिए था और सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ही यहाँ पर इलाज मुआलजा फराहम किया जा रहा था। लेकिन अब जबकि कोविड का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है और ज़िला पुलवामा के अंदर भी मखसूस तौर पर जो कोविड है वो काफ़ी कम हो गया है,
इसी के पेश नज़र इंतज़ामिया ने और हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से वाबस्ता जो अफसरान हैं उन्होंने मौका समझा और ये फैसला लिया है कि अब आम लोग भी इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं और जिन्हें आउटडोर फैसिलिटीज़ चाहिए या आउटडोर सर्विसेज चाहिए पेशेंट्स की, तो वहाँ पर उन्हें अब दस्तयाब रखी जाएगी। हमारे यहाँ पे जितनी भी जो हमने मेहनत की है उसकी वजह से हमारे जो एडमिशन ऑफ पेशेंट्स है और डिस्चार्ज जो है, पेशेंट का एडमिशन घटा है और डिस्चार्ज जो है वो बढ़ा है, तभी हमारी रिकवरी रेट 90% से क्रॉस की है। अब हमारे पास जो इमरजेंसी ब्लॉक में है उसको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डीकंजेस्ट किया है, तो इसको फ्यूमिगेट करने के लिए, इसका पूरा जो सैनिटाइज करने के लिए इसके हमें 3 to 4 डेज लगते हैं। वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ऑल द इमरजेंसी सर्विसेज विल बी रिज्यूम्ड इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा। तो आप सब्र रखें, क्योंकि सैनिटाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कोविड आइसोलेशन सेंटर था हमारा, तो उसमें पेशेंट्स भी रहे थे। तो हमारी छोटी की कोताही की वजह से जो है वो आने वाला कोई पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड ना हो, या जो भी आदमी वहां पे आए, तो इसमें 2-3 दिन लगेंगे। तो 2-3 दिन के लिए आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सब्र रखें, सैनिटाइज हो जाने दें, फ्यूमिगेट पूरा हो जाने दें, उसके बाद जो है जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सारी रिज्यूम कर दी जाएंगी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि अब हर पंचायत में 5 बेड्स जो है मखसूस होंगे, यानी हर पंचायत में अब 5 बेड्स होंगे जहां पर कोविड की फैसिलिटी या ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटी दस्तयाब होगी। हालांकि इन हॉस्पिटल्स में जो रिस्पांस है वो बहुत कम रहा, यानी जो लोग हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटल ही जाते थे, तो इस तरह से जो इनका मकसद था वो ज़्यादा साबित नहीं हो पा रहा है। लेकिन नादीहल बांडीपुरा में आज इस तरह का एक पंचायत है जो बाज़ाब्ता तौर पर फंक्शनल हुआ है, यानी जहां पर जो 5 बेड्स रखे गए थे वहां पर पेशेंट्स को एडमिशन दिया गया, उनको दाखिला दिया गया है, और वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर हेल्थ सर्विस की टीम जो है वो मौजूद थी, चाहे नर्सिस हो या डॉक्टर साहिबान हो, और यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी दस्तयाबी रखी गई थी। तो इस तरह से पूरा जिला के अंदर ये पहला एक इलाका है, पहली एक पंचायत है जहां पर इस तरह के पेशेंट्स को जो पंचायती स्तर पर हॉस्पिटल या वार्ड्स बनाए गए थे वहां पर पेशेंट्स को दाखिला दिया गया है। शुक्रगुजार रूद ये DC साहबन, CMO साहबन, BMO साहबन ये इनायत ये थोक कोविड सेंटर, तो ये लाग बेड वेड वारिया फैसिलिटी, कुन ति जाय हुंद बेमार आइसोलेशन ये फैसिलिटी कह हेकि गसित, डैमेज हेकि गसित कहीं, ये थोक सहूलियत वारिया फैसिलिटी, शुक्रगुजार वारिया कि अस पे सफर करन की। ये आपको पता है पंचायत कोविड केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश हुए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 151 पंचायत कोविड केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश हुए हैं। तो आज हमने पहली बार यहाँ पेशेंट एडमिट किए हैं, शायद हमने लीड ले ली है अपनी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ कर रहे हैं एडमिट, तो 4 पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट है। तो इनका हमने जायज़ा लिया, तैयारियाँ कैसी है, इनका देखभाल हमारा टीम कैसे कर रहा है, इनको हमने मेडिसिन किट्स पे दे दी, तो इनका हमने पूरा ये शीट्स देखे। तो मैं यहाँ ये बताऊंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कि 151 पंचायत कोविड केयर सेंटर्स हैं वो तैयार हैं। हर जगह जहाँ कोई पेशेंट जो पॉजिटिव निकलता है, कोई भी इंसान जो पॉजिटिव निकलता है, अगर उसको घर में क्वारंटीन करने की सहूलियत नहीं है, होम आइसोलेशन में रहने की फैसिलिटीज़ नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई केयर अटेंडेंट नहीं है, या और किसी वजह से नहीं रह सकता है, तो उसके लिए हमने ये कोविड केयर सेंटर पंचायत में बनाए हैं। नाज़रीन, साउथ कश्मीर के त्राल के इलाके के लोगों की शिकायत है कि यहाँ आज अगरचे मौसमी गर्मा चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ मौसमी सरमा के शेड्यूल के मुताबिक लोगों को बिजली फराहम की जा रही है। ये मकामी आबादी की आज अपील थी। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि मेहरबानी करके इलाके में बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, और जो अनशेड्यूल्ड कट्स है जिसकी वजह से आवाम परेशान है, उस पर रोक लगाने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए यहाँ पर फौरन से पेशतर कार्रवाई की जाए। यहाँ इस हवाले से हमने ये मामला मुतल्लिका इंतजामिया के साथ भी उठाया है, और ADC त्राल का मानना है कि जो लोड शेडिंग की वजह से ये कुछ सूरत हाल पूरे इलाके में बन रही है, यानी दबे अल्फाजों में सही उन्होंने लोगों की उन शिकायतों का एतराफ़ किया जो लोगों ने कहा है कि सरमा के शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर लोगों को बिजली फराहम की जा रही है, या दीगर अल्फाज में लोगों ने यह भी कहा कि बिजली की आंख मचोली यहाँ आज मौसमी गर्मा में भी हो रही है, जो कि कभी नहीं हुआ करती थी। उनका मानना है कि इस आंख मचोली से अवाम काफ़ी परेशान है, अवाम को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं हो रही है, जबकि जब बहाना बिलें आती हैं तो वो वक्त पर अदा की जाती हैं। महकमा की इंतजामिया का मानना है
कि इस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं कि लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए, और लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि वो किफायतशारी के साथ बिजली का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा लोड जो है बिजली स्टेशनों पर ना पड़े। गर्मियां शुरू होने के बाद भी बिजली सप्लाई करने में महकमे बिजली वही पुराना शेड्यूल अभी भी लागू कर रही है। इलाके त्राल में, जिसमें तकरीबन 100 देहात हैं, कोविड के पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स चलाने के लिए मुतवातर सप्लाई की जरूरत है, और जो मीटर्ड एरिया उनमें भी वही पुराना शेड्यूल जो सरमा में महकमे बिजली ने इजरा किया था उसी पे अमल किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से और पीडीडी डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि वो सरमा के शेड्यूल को तब्दील करके और इन कोविड पेशेंट्स को राहत पहुंचाने के लिए और मीटर्ड एरिया में मुतवातिर सप्लाई बहाल करने के लिए एक नया शेड्यूल मुरतब करे, जिसमें लोगों को बिजली का सप्लाई मुतवातिर मिलने से उनको सहूलियात मैसर। शेड्यूल है, बिजली रहती भी है, एंड कभी कभी जब को लग रहा है कि 18 घंटे नहीं बिजली रहती है, उसमें यही वजह है कि जब लोड बढ़ जाता है एंड लोड की वजह से वहाँ पे ऑटो ट्रिपिंग हो जाती है, एंड जब तक लोड कम नहीं हो जाएगा तो वो आपकी सप्लाईज कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। इसका एक ही प्रॉब्लम जो हमें आज के टाइम पे है, जो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो उस स्ट्रेंथ की नहीं है, वो 0.1 के यूनिट के हिसाब से है, जबकि हमें चाहिए 0.2 के हिसाब से। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज भी किया है, एंड उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो गवर्नमेंट अप्रूव करके हमें एक नई ट्रांसमिशन लाइन बन पाएगी, जिससे जो हमें फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग हो जाती है वो नहीं हो पाएगी। के लिए जो हो उसकी इनोवेशन तो हो चुकी है, जो हमारा नया एक पॉसिबली एक नया लिफ्टिंग स्टेशन जो हमारा तैयार हुआ है, उसमें प्रोजेक्ट विंग वो तैयार कर रही है, एंड उसने उसका इनोवेशन भी हो गई है। बेसिकली इसमें फीडर वर्क में हमें शायद एक फीडर में दिक्कत आ रही है, तो उसको जो हमारा O&M डिपार्टमेंट है उसको उनके साथ लाइजान है प्रोजेक्ट विंग को। मुझे लगता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर वो भी हो पाएगा, ताकि जितने उसको 3 फीडर से 3 फीडर में सप्लाई हो जाएगी। उसमें त्राल को भी एक फीडर जा रहा है, तो इनको भी सप्लाई रहेगी और 2 फीडर को भी सप्लाई जाएगी। नाज़रीन, टंगमर्ग पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान 110 ग्राम ब्राउन शुगर एक शख्स से जब्त किया है। दरअसल पुलिस को ये इत्तला थी कि एक शख्स जो कि गाड़ी चला रहा था, नाके के दौरान उन्हें पकड़ा गया और उसका नाम अब्दुल रशीद बताया जा रहा है। मज़कूरा शख्स से पुलिस ने दावा किया है कि इत्तलात के मुताबिक जो उन्हें इत्तलात थी उसी के मुताबिक उन्होंने उस पर अमल किया, और उसके बाद जब मज़कूरा शख्स से पूछताछ की गई और मौके से ही उसके कब्जे से 110 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात भी शुरू कर दी है, और जो उससे ब्राउन शुगर जब्त किया गया उससे भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। टंगमर्ग पुलिस की एक सर्च पार्टी शराय में नाका लगाया था उन्होंने। वहाँ पे एक मशकूक हालत में एक शख्स को जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो वो भागने की कोशिश उसने की। उसके बाद उसको रोक कर उसकी जब तलाशी ली गई तो उसकी जमा तलाशी से तकरीबन 110 ग्राम ब्राउन शुगर लाइक सब्सटेंस रिकवर हुई है। इस ज़िम्न में थाना टंगमर्ग में FIR नंबर 51 दर्ज हुआ है और केस की तहकीकात जारी है। इसमें मजीद अरेस्ट्स की तवक्कुआत है। ब्राउन शुगर जैसी शय को पहली बार इस सब डिवीज़न में किसी शख्स से बरामद किया गया है। ड्रग्स के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। इससे पहले भी मैंने ये बात दोहराई है और आज भी दोहरा रहा हूँ कि मंशियात के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। चलिए नाज़रीन, आखिर पर यह इत्तला कि ये शख्स जो कि बर्नबो कंगन का रहने वाला है और इसकी 16 साल की बेटी जिसके गुर्दे खराब हो गए हैं, किडनी खराब है, और 2 साल पहले इसी शख्स का एक बेटा एक हादसे का शिकार हो गया था और अभी भी वो अपाहिज बनकर घर में है। यानी इस घर पर काफ़ी मुसीबतें आ पड़ी हैं। नतीजा ये है कि इसके इलाज के लिए, इस बच्चे के इलाज के लिए जो कुछ पैसा इसे दरकार है वो नहीं है। घर में जो कुछ भी माल था उसको उन्होंने बेच दिया और अपनी बेटी के अखराजात पूरे किए, यानी बीमारी के जो भी अखराजात थे। अब इस शख्स की यानी मोहम्मद सुल्तान शेख की ये अपील आम लोगों से है कि इस मुसीबत की घड़ी में उनका हाथ बढ़ाया जाए और उन्हें जो मावनत है वो फराहम की जाए ताकि वो अपनी बच्ची का, अपनी 16 साल की बेटी का इलाज मुआवजा फराहम कर सके। पानस में गई लाई ठीक वो कर ठीक तोन कर मजूद पुजूद वो पे कठो
बस कर कहें वो बच्चा सो 19 वोर सो कर मजूर वजूर तो पकन घर वो मे कह सहारा सह मकल तमिस गई पत्म वरी क्या वन एक्सीडेंट तमिस गो 3 सर्जरी पे मे कर तम पे कोर मे लुकवे मदद और योर गामन वामन फिर तमिस कर 3 सर्जरी बाकी ना मे कह सहारा अम पे ब्या बचन सो मे 18 वरिश 16 वरिश तमिस गई किडनी प्रॉब्लम अमिस लगान पोस यम दम हस्पताल नी तम दह पे मे गाँव कर चंद मे कह सहारा खुदास बात कूत काल पे हस्पताल दिवान पे अमिस गई तकरीबन रेट पकनावान वन क्या गसान वो दपान मे गस मदद गसन कुन तरफ यम सत बह ये बचाव तो घर पखे आवा मत खतर गवर्नमेंट तरफ या कहीं ना कहीं मे निश कहीं आज तान खेन चनुक आइटम कित पे कर पन्ने घर कुन सात अगर कस इंसाफ गो ये गाँव वालन अनान कह कुन सात नत पे फाक बिहन कह तो नाज़रीन ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।